Hello students, welcome to the third part of chapter-wise practice of the chapter Electrostatics. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 9 picofarad. The separation between its plates is d. The space between the plates is now filled with two dielectrics. One of the dielectric has dielectric constant K1 3 and thickness d by 3, while the other has the dielectric constant K2 6 and thickness 2d by 3. Capacitance of the capacitor is now. हमारे पास एक कैपेसिटर है ऐसा, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है, और C जो है वो 9 पिकोफैरड के बराबर है। यानी इनिशियली हमारा जो कैपेसिटेंस है वो है 9 पिकोफैरड, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। अब क्या है इसी में कि अब इसमें फिल कर दिया गया है इस स्पेस को एक डाइलेक्ट्रिक से, ठीक है, विथ टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसका जो सेपरेशन था इनिशियली कितना था, डी था, ठीक है। अब कितना हो गया है, जब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया बीच में, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया। एक साइड में K1 है और दूसरे साइड में K2 है, ठीक है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है K1 और इसका K2। ये डिस्टेंस d by 3 है और ये डिस्टेंस है 2d by 3। तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से है कि ये वाला पार्ट इसका हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2, यानी दो अलग अलग कैपेसिटर जैसा अब ये बिहेव करेगा। और ये दोनों कैपेसिटर किसमें, सीरीज़ में है, तो इसमें हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन भी लगाएंगे अपना फाइनल कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास K1 गिवन है 3 और K2 गिवन है 6, तो हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। तो सेकंड वाले केस में हमारे पास जो C1 है, ठीक है, C1 के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई ए, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। साथ में K लगा हुआ रहेगा, तो हमारे पास है K1 एप्सिलॉन नॉट A। अब इन दोनों ही प्लेट्स का एरिया जो है वो A ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है तो A ही रहेगा, और डिवाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है पहले वाले के लिए वो है d by 3, ये हम लोग लगा लेंगे d by 3, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा किसके, इसको हम लोग 3 को आगे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 टाइम्स K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यानी जो 3 है ये ऊपर आ गया। और अगर हम लोग C के लिए देखते हैं, यही एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। ये हो गया C1 के लिए, और ये C2 के लिए आ जाता है सिमिलरली, यहाँ पे आ जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया में कोई चेंजेस नहीं है, डिवाइड बाय डिस्टेंस में चेंजेस है, कितना 2d बाई 3 है, यानी हो जाएगा 2d बाई 3, ठीक है। तो 3 को ऊपर ले जाते हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2d। हमारे पास K1 और K2 का वैल्यूज़ है, ठीक है। K1 3 है तो यहाँ पे 3 को पुट कर लेते हो, तो ये हो जाएगा 9 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और ये हो जाएगा 3 इंटू 6, K2 की जगह 6 रख देते तो ये हो जाएगा 18 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2d, यानी ये भी 9 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी जो है वो किसके इक्वल है, इनिशियल कैपेसिटेंस के इक्वल है, ठीक है। यानी हम लोग इसमें लिख सकते हैं C1 किसके इक्वल हो गया, C1 हो गया 9 टाइप्स ऑफ C, और C2 भी कितने किसके इक्वल हो गया, 9 टाइम्स ऑफ C। अब दोनों ही इक्वल है। अब जब हम लोग इसमें फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को सीरीज़ के केस में, तो यहाँ पे C इफेक्टिव जो हमारा हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2। अब दोनों ही क्या है, 9C है, ठीक है। ये हो जाता है 1/9C प्लस 1/9C, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/9C, ठीक है। तो अब हमारा जो यहाँ पर निकल कर आता है C इफेक्टिव, ठीक है। इसको हम लोग आगे वाले स्लाइड में देख लेते हैं। अब हमारा जो C इफेक्टिव निकल के आता है वो हो जाता है रेसिप्रोकल उसका, यानी 9C बाई 2, ठीक है। 9 बाई 2 हो जाता है 4.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल C। हमारा इनिशियल C कितना था, हमारा जो इनिशियल C था वो था 9 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड।
ठीक है, अब इसको, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा 4.5 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 इंटू 45, ये हो जाता है 40.5 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 40.5 पिको फैरेड। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन सी, हमारे ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है 40.5 पिको फैरेड। A thin spherical shell of radius r has charge q spread uniformly over its surface. Which of the following graph of the given figure most closely represents the electric field ER produced by the shell of the range, जहाँ पे r जिसका रेंज है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, where r is the distance from the center of the shell। ये काफ़ी जाना पहचाना क्वेश्चन है, हमने गॉस लॉ में भी इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई एक स्फीयर, कोई अगर स्फेरिकल शेल है, ठीक है, तो इस स्फेरिकल शेल का जब हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है, उसका जो गॉसियन सरफेस होता है वो थोड़ा बाहर की तरफ होता है, एक सर्टेन कुछ इस तरह से होता है। तो अगर हम मान लेते हैं इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है सेंटर से वो स्मॉल आ रहा है और इस शेल का रेडियस कैपिटल आ रहा है, ठीक है, तो जब ये गॉसियन सरफेस या फिर जो आर का जो लेंथ है, ठीक है, वो अगर इस सरफेस के बाहर है, यानी इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन आर, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, फॉर दिस कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ये हो जाता है 1/4πε0 q/r² फॉर एनी चार्ज q इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर दिस सरफेस। ठीक है, ये होता है इस केस में। दूसरे केस में जब r इक्वल टू r हो जाता है, ठीक है, जब इसका गॉसियन सरफेस उसके सरफेस पे अप्लाई हो जाता है, तो उस केस में जो E होता है वो होता है σ/ε0, यानी इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम पोजीशन पे होता है, मैक्सिमम होता है, E जो होता है वो मैक्स होता है। और वही जब R लेस देन द रेडियस ऑफ सर्कल या फिर रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाता है, उस केस में E 0 हो जाता है। रीज़न, इसके अंदर में जो चार्ज है वो 0 हो जाता है। नेट चार्ज इनसाइड एनी हॉलो स्फेरिकल शेल इज़ 0। उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाता है। तो अगर इस केस में अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये एक्स और वाई प्लेन में हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये इस तरफ हमने ले लिया रेडियस r और इस तरफ हमने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे सर्कल इंक्लूड कर लेते हैं। ये सर्कल आ गया। अगर इसके सेंटर से हम लोग देखें धीरे धीरे करके, तो अगर ये 0 है, ठीक है, हमारा रेंज भी यही है, हमें रेंज कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से, तो हम लोग देखते हैं कि ये जब r इज़ लेस देन r था, ठीक है, तब क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। यानी इसके सेंटर से, अगर इसको हम लोग सेंटर ले लें, इस सेंटर से लेके इसके रेडियस तक, ठीक है, यहाँ तक इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो 0 था, कुछ भी नहीं था, एकदम ब्लैंक आ रहा था। फिर क्या हुआ, r इक्वल टू r पे अगर मान लेते ये जो डिस्टेंस है, ये जो मार्क है, अगर इसको हम लोग कैपिटल R ले लेते हैं, रेडियस, ये रेडियस है, यही रेडियस है r, ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। इस r पे इसका क्या है, E मैक्सिमम है, ठीक है, इस जगह पे E क्या है, मैक्स है। और उसके बाद जब r इज़ ग्रेटर देन r है, ठीक है, जब इस r से r आगे बढ़ता है, स्मॉल r, तो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इस केस में क्या है, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी क्या है, 1/r², यानी E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव पावर ऑफ r², ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना शुरू होगा और ये कुछ इस तरह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो हमारा जो ग्राफ इसमें दिखता है वो है ऑप्शन नंबर बी। A
condenser of capacity C is charged to a potential difference of V1. The plates of the condenser are then connected to an ideal inductor of inductance L. The current through the inductor when the potential difference across the condenser reduces to V2 is. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर है दो टाइप का कैपेसिटर, ठीक है। इनिशियली क्या है कि जो कंडेंसर है C, ठीक है, ये क्या है, इसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, ठीक है। इतना से इसको चार्ज किया जाता है, V1 वोल्टेज देके इसको चार्ज किया जाता है। द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर देन कनेक्टेड टू एन आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस सेल। अब इसके साथ क्या किया गया, अब इसको साथ में जोड़ दिया गया। दूसरे केस में इस इंडक्टर को इस कैपेसिटर को जोड़ दिया गया इंडक्टर के साथ, ठीक है। ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो V1 था, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या बन गया, V2, ठीक है। सो V2 इनिशियली इसमें जो चार्ज था जिससे चार्ज हुआ मान लेते वो Q0 था, ठीक है, और फाइनल हमारा जो बना वो Q। अब जैसे इंडक्टर जुड़ा तो क्या हुआ, अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, लेकिन इंडक्टर के कारण, ठीक है, इस इंडक्टर के कारण जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ऑसिलेटरी हो रहा है, ठीक है। वो ऑसिलेटरी नेचर का होगा इसका डिस्चार्ज। तो उस केस में हम लोग लिखते हैं Q जो होगा वो Q0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो नेचर कैसा बनेगा, ऑसिलेटरी बनेगा, और उसके जो इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा Q इक्वल टू Q0 साइन ओमेगा टी, वेयर Q0 इज द इनिशियल चार्ज ऑफ द कैपेसिटेंस। यहाँ पे जो ओमेगा है, ठीक है, इस केस पे जो ओमेगा है, ओमेगा के लिए हम लोग लिखते हैं जब C और L हो, जहाँ पे कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस हो, उस केस के लिए जो ओमेगा होता है वो होता है अंडर रूट LC, 1/√LC। साथ में अगर हम लोग इसमें साइन ओमेगा टी का वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू Q/Q0, और हम जानते हैं चार्ज इक्वल्स टू होता है C/V, ठीक है। तो Q के लिए, इसके लिए यहाँ पे क्या है, V2 है, ठीक है। इस Q के लिए क्या है, V2 है, यहाँ पे हो जाएगा C/V2, और Q0 के लिए V1 है तो हो जाएगा C/V1, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ये C और ये C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, V2/V1, यानी हमारा साइन ओमेगा टी किसके इक्वल हो जाता है, V2/V1 के इक्वल हो जाता है। तो इन सारे वैल्यूज़ को हम लोग कंसिडर करेंगे। अब आते हैं हम लोग जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, द करेंट थ्रू द इंडक्टर। अब इंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है हमें वो फाइंड करना है। आई हो जाता है dQ/dt, ठीक है, फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तुम्हारा जो Q है यहाँ पे वो कितना है, Q0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारा आई है, ये इक्वल हो जाएगा किसके, इक्वल हो जाएगा, इसको हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा Q0 साइन ओमेगा टी, Q0 का Q0 ही रह जाएगा, और साइन ओमेगा टी में आ जाएगा सबसे पहले इसका कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी के लिए हो जाएगा सिर्फ आगे ओमेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग कॉस ओमेगा टी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमको साइन के टर्म में चाहिए, तो इसको कर लेते हैं Q0 ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अंडर रूट को हम लोग पावर में लिख लेते हैं 1/2 ताकि इजी हो आगे सॉल्व करने में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं। Q0 के जगह पे हम लोग जानते थे क्या था, C × V1, CV1 था, CV। ओमेगा था हमारा क्या, 1/√LC, ठीक है, और साथ में हमारा हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी था V2/V1, तो हम लोग इसको पुट कर लेंगे यहाँ पे V2/V1, इसका होल स्क्वायर रहेगा, और साथ में बाहर में पावर 1/2, ठीक है। अब इस सबको एक साथ मिला लेंगे, ये हो जाएगा C/V1/√LC, ठीक है। और इसमें इस वाले टर्म में हो जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर होल टू पावर 1/2, ठीक है, यानी अंडर रूट है।
अब इस नीचे वाले वी वन स्क्वायर को अगर रूट के बाहर लेकर आते हैं तो वी वन बाहर आ जाएगा, इसको हम इक्वल टू करके लिख सकते हैं सी वी वन बाई अंडर रूट एल सी मल्टीप्लाई बाई वी वन, और इधर अंडर रूट में क्या रहेगा वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, इसका पावर हाफ यानी अंडर रूट है ये, ठीक है। अब यहाँ से ये वी वन और वी वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सी। अब सारे को अगर हम लोग ये भी रूट में है, अंडर रूट एल सी भी रूट में, यानी इसको हम लोग हाफ के अंदर रख सकते हैं, और अगर सी को अंदर लेके जाए रूट के तो वो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, अगर सबको अगर अंडर रूट डाल ले हाफ के तो ये सी जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है, और ये नीचे हो जाएगा एल सी, और यहाँ पे हो जाएगा वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एक सी के साथ एक सी कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा सी इंटू वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर डिवाइड बाई एल, और पावर में 1/2, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाता आई के लिए। तो हमारा जो आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर डी। Two positive ions, each carrying a charge q, are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. तो इसमें हमारे पास दो पॉजिटिव आयन्स हैं, ठीक है, दोनों ही मान लेते हैं प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ठीक है। हम लोग जानते हैं क्या होता है Q इक्वल्स टू एनी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, ठीक है। अब दोनों ही सिमिलर चार्जेस है तो दोनों के लिए ही एन ही आएगा, ठीक है, Q का वैल्यू। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स है जो कि d डिस्टेंस अपार्ट है, ठीक है, दोनों के बीच में एक फोर्स F एक्ट कर रहा है जो कि रिपेल कर रहा है दोनों एक दूसरे को। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, अब कितने आयन्स मिसिंग हो रहे हैं, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, ये n से पता चलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ आयन्स जो भी है वो n ही बताता है, तो मैं इस n को फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, जो भी सेपरेशन है। और हमारा जो यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों ही NE के इक्वल, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये हो जाता है NE मल्टीप्लाई बाई NE डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जब हम लोग n स्क्वायर को डिडक्ट करते हैं तो n स्क्वायर हो जाता है f इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, ठीक है। और जब सिर्फ n फाइंड करते हैं तो ये हो जाता है अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट f इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, और ये हम लोग को देखने के लिए मिलता है ऑप्शन नंबर बी में। A series combination of N1 capacitors, each of value C is charged by a source of potential difference 4 volt. When another parallel combination of N2 capacitors, each of value C2 is charged by a source of potential difference V. It has the same total energy stored in it as the first combination has. The value of C2 in terms of C1 is. जो हमारे इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं सीरीज़ में, ठीक है, N1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ईच ऑफ वैल्यू C, और दूसरा है C2, तो यहाँ पे ये C1 होना चाहिए, ठीक है। दिस वैल्यू मस्ट बी C1 चार्ज बाय द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज़ में ऐसे लगे हुए हैं और ईच हैविंग वैल्यू C1, ठीक है, सबका वैल्यूज़ कितना है C1 है, सारे ही C1 है। तो अगर सेम टाइप के कैपेसिटर्स अप टू N2 टाइम्स लगे हुए हैं, ठीक है, सॉरी N1 टाइम्स लगे हुए हैं, तो इस केस में इसका जो C इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, इस वाले केस में जब इसका C इफेक्टिव लोग फाइंड करते हैं तो वो हो जाता है, फिर C ऑफ सीरीज़ हो जाता है C/N1, ठीक है। वही अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, अगर बहुत सारे कैपेसिटेंस
ऐसे ही पैरेलल में कनेक्टेड है, कितने टाइम्स, N2 टाइम्स कनेक्टेड है। तो इस केस में अगर ये सारे C2 है, ठीक है, तो ये हम लोग इसको पैरेलली अगर ऐड कर देते हैं तो इस केस में जो हमारा C इफेक्टिव निकल के आता है वो होता है, ये C1 होगा यहाँ पे, C1/N1, और ये हो जाता है N2 टाइम्स C2, ठीक है। अब इन दोनों केस में अगर हम लोग एनर्जी फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, तो अगर इस वाले केस में हम लोग टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं और इसको हम लोग U1 ले लेते हैं, ठीक है, तो इस केस में U1 हो जाएगा हाफ C इफेक्टिव, इस केस में जो होगा इंटू V², ठीक है। तो इस केस में जो हमारा V1 है वो है 4 वोल्ट, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू C इफेक्टिव, इसका कितना था, C1/N1, और वोल्ट कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, यानी 4² इज 16, ठीक है, 16। दूसरे केस में अगर हम इस केस में देखते हैं, इस केस में इसका जो U2 होगा वो हो जाएगा हाफ C इफेक्टिव इंटू V², ठीक है, यानी ये हो जाएगा हाफ, इसका C इफेक्टिव कितना है, N2C2, और V कितना है इसका, इसमें सिर्फ V है, यानी इसका सिर्फ हम लोग V² रख सकते हैं, ये V2 V² के इक्वल है, ठीक है। और अगर इसमें लोग 4V, अच्छा इसमें 4V रखते हैं तो ये 16V² होना चाहिए, ठीक है, 16V², ठीक है। अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे गिवन है कि इफ़ इट हैज़ द सेम टोटल एनर्जी, यानी इसका जो दोनों ही जो कॉम्बिनेशंस है, इसका जो एनर्जी है वो दोनों ही सेम है, दैट मीन्स तो गिवन है कि U1 इज इक्वल्स टू U2, ठीक है। अगर इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो U1 है हाफ C1/N1 इंटू 16V² इक्वल टू हाफ N2C2V², ठीक है। इन दोनों में क्या कैंसिल आउट हो रहा है, वो हो रहा है हाफ, ठीक है, और ये V² और V² कैंसिल आउट हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1, यानी हमें वैल्यू ऑफ C2 फाइंड करना है। तो हम लोग C2 को एज इट इज़ रख लेते हैं, ठीक है, C2, N2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो ये हो जाता है डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ C1 डिवाइडेड बाई N1 N2, ठीक है। हमारा ये रिजल्ट निकल कर आया, C2 इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ C1 N1 N2, और ये ऑप्शन नंबर डी में। Two identical charged spheres are suspended by strings of equal lengths. The strings make an angle of 30 degrees with each other. When suspended in liquid of density 0.8 gram per centimeter cube, the angle remains the same. If the density of the material of the sphere is 1.6 gram per centimeter cube, the dielectric constant of the liquid is. हमारे पास एक तो चार्ज स्फीयर का एक सिस्टम है, ठीक है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है, आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकली चार्ज्ड स्फीयर्स है, मान लेते दोनों ही पॉजिटिव चार्ज Q है, ठीक है, दोनों को एक ही जगह से लटकाया गया है, इक्वल लेंथ है दोनों का, ओके, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। अब साथ में इसमें गिवन है कि व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, मान लेते हैं कि लिक्विड का जो डेंसिटी है वो है सिग्मा, जो कि है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये लिक्विड के लिए है, एंड द एंगल रिमेन्स द सेम, ठीक है। जब इसको लिक्विड में डुबाया था, पहले एयर में था, ठीक है, और फिर क्या किया गया, इसको लिक्विड में भी इमर्स किया गया, ठीक है। तो जब लिक्विड में इमर्स किया गया तो उस समय जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, लिक्विड का जो डेंसिटी हो गया, अब जो मटेरियल का ये जो चार्ज्ड स्फीयर है, इसका जो डेंसिटी है उसको हम लोग रो से लिख लेते हैं, रो इक्वल है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इस केस में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड कितना होगा, लिक्विड का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना होगा, तो इसमें हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो चार्ज स्फीयर है, पहले तो क्या होगा, दोनों सेम चार्जेस है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, फोर्सेस लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब इन दोनों पे, दोनों ही अगर मास है दोनों में, तो इन पे लगेगा एक फैक्टर mg डाउनवर्ड, ठीक है।
अब इस डाउनवर्ड को बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर इसको अगर स्ट्रेट लाइन लेते हैं, अगर ये कोई एंगल थीटा है, ठीक है, इफ दिस इज एनी एंगल थीटा, और स्ट्रिंग पे जो हमारा जो टेंशन अप्लाई हो रहा है अगर वो टी है, ठीक है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा है तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स बनेंगे इस टेंशन के, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। ऊपर वाला अगर थीटा इधर है तो ये बन जाएगा टी कॉस थीटा और ये बन जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है, नीचे वाला डायरेक्शन ये टी साइन थीटा और ये टी कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं बैलेंस करके, तो हमारा जो टी साइन थीटा है, ठीक है, टी साइन थीटा किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल, अपोजिंग फोर्स, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, और टी कॉस थीटा किसके इक्वल है, वो है एम जी के इक्वल। अगर इन दोनों ही को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा, तो हमें मिल जाता है एफ बाई एम जी, ठीक है। यहाँ पे अगर टी और टी कैंसिल कर देते हैं और साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन जाता है टैन थीटा, तो यहाँ हमारा बन गया टैन थीटा इक्वल्स टू एफ बाई एम जी। अब ये जो एफ बाई एम जी टैन थीटा है ये किस केस के लिए है, ये उस केस के लिए जब हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम किस में था, एयर में था, ठीक है, अभी तक उसको लिक्विड में इमर्स नहीं किया गया है, ठीक है। इनकेस जब हम लोग उसको लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड में इमर्स करने के बाद जब हम उसको लिक्विड में डुबा रहे हैं, उस केस में इसका जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे साफ गिवन है कि देयर इज नो चेंज, द एंगल रिमेन्स द सेम, इन दोनों बीच के एंगल में क्या है, सेम है। तो अगर सेम एंगल सेम है तो हम लोग मान लेते हैं वो जो एंगल था वो tan थीटा की जगह पे हम लोग अब ले लेते हैं जब वो लिक्विड में चला गया, ठीक है, इनसाइड लिक्विड, ठीक है, इनसाइड लिक्विड, लिक्विड के केस में अब क्या हो जाएगा, वही tan थीटा बन जाएगा tan थीटा डैश, ठीक है, ये लिक्विड के अंदर में है जिसको हम लोग tan थीटा डैश ले लेते हैं, और इस केस में क्या हो जाएगा f डिवाइडेड बाई एम जी डैश। अब यहाँ पे एक जी डैश आ गया, ठीक है, एम जी डैश, क्योंकि लिक्विड के अंदर में जो जी का वैल्यू आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट चेंज हो जाएगा फोर्स, ठीक है, डाउनवर्ड वेट जो है वो वेट कम हो जाएगा, तो वेट कम हो जाएगा तो एम जी डैश लगेगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं एम जी डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए। जो एम जी डैश लगेगा इस केस में वो किसके लिए आएगा, एक तो जो डाउनवर्ड फोर्स है एम जी वो तो लग ही रहा है, और साथ में जो अपथ्रस्ट है, ठीक है, साथ में क्या है, अपथ्रस्ट है। इस केस में ये हो जाएगा एम जी माइनस ये हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई द डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जी, यानी ये हो जाएगा एम जी माइनस ये जो वी है, वी मास बाई जो वॉल्यूम होता है वो मास बाई डेंसिटी होता है, यानी मास ऑफ द स्फेरिकल बॉल और डिवाइड बाई उसका जो डेंसिटी है, मास बाई डेंसिटी बॉल के लिए क्या लिए थे, रो, ठीक है, सिग्मा फॉर लिक्विड और जी, ये हो जाता है। अगर इसमें एम जी अगर कॉमन ले ले, ठीक है, एम जी कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा बाई रो, ठीक है, यानी हमारा जो एम जी डैश का वैल्यू आ रहा है किसके इक्वल आ रहा है, एम जी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं वैल्यू एफ। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो कि है के, क्योंकि हमें हमारे पास के का एक लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक भी है, तो यहाँ पे के एम जी डैश होना चाहिए, ठीक है। तो एफ के लिए एफ हम लोग रख लेते हैं, और के डाइलेक्ट्रिक है, और एम जी डैश की जगह पे आ जाएगा एम जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। अब अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या था, थीटा दोनों ही केस में सेम था, एंगल दोनों ही केस में सेम था, तो इफ़ हम लोग लिखते हैं कि थीटा इक्वल्स टू थीटा डैश, दैट मीन्स जो टैन थीटा है वो टैन थीटा डैश के इक्वल होगा। जब ये दोनों इक्वल है तो हमारा ये जो दोनों वैल्यू है वो भी सेम हो जाएगा, तो टैन थीटा था हमारा एफ बाई एम जी, और ये बन जाता है एफ बाई के एम जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो,
ठीक है, इसे हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं। एफ से एफ कैंसिल हो गया, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, क्या बचा? इधर इसको हम लोग इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा के इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो इक्वल टू 1। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, के इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो इक्वल टू 1 है अगर, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा के इंटू रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई रो इक्वल टू 1। के फाइंड करना है तो ये हो जाता है रो बाई रो माइनस सिग्मा। ठीक है, सिग्मा हमारे पास गिवन था, दो का वैल्यू देख लेते हैं। सिग्मा हमारे पास कितना गिवन था? सिग्मा था 0.8 और रो था 1.6। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। हमें लिक्विड की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो रो की जगह पर 0.8, रो की जगह पर 1.6, यहाँ पे आ जाएगा रो की जगह पे 1.6, रो था 1.6 और सिग्मा था 0.8। उसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 0.8 यानी 2। के विल बिकम 2। तो हमारा जो के आएगा वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर बी 2। एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। ये 2 identical charge spheres suspended from a common point by 2 massless strings of length L are initially at distance d apart because of their mutual repulsion. The charge begins to leak from both the spheres at the constant rate. As a result, the charges approach each other with velocity v. Then, as a function of distance x between them, then velocity होना चाहिए यहाँ पे, ये हो जाएगा then यहाँ पे velocity, then velocity as a function of distance x between them। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पे दिया हुआ कि 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स है, सस्पेंडेड है कॉमन पॉइंट से, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 आइडेंटिकल चार्ज सिस्टम है, दोनों ही एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जिसका लेंथ L है। ठीक है, दोनों का ही लेंथ L है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? D है, वे D इज़ वेरी वेरी लेस देन L। ठीक है, वे D इज़ वेरी वेरी लेस, इस चीज़ को हम लोग कंसिडर करते हुए चलेंगे। D इज़ वेरी वेरी लेस देन L अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स। ठीक है, अब जब दोनों के बीच में चार्ज लीक होने लगा, यानी इनिशियली दोनों क्या कर रहे थे? एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे विथ फोर्स F। ठीक है, और अगर ये लेंथ L है, ये दोनों ही लेंथ कितना था? L था। अब क्या हो रहा है? अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ड्यू टू लीक ऑफ द चार्जेस विथ द वेलोसिटी v। दोनों ही एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, विद वेलोसिटी v। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? द v एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। ठीक है, यानी एनी डिस्टेंस x के फंक्शन में इसको फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग d को कंसिडर कर लेंगे एज अ x। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस d है, यानी ये आधा d/2 का, यानी इसको हम लोग ले लेते हैं x/2 और ये भी x/2। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस में अगर हम लोग इसको देखते हैं, सेम अगर देखें तो ये टेंशन T अप्लाई हो रहा है इस तरफ। ठीक है, और अगर ये एनी एंगल थीटा है तो इस तरफ भी ये एंगल थीटा होगा। तो इस तरफ ये जो बनेगा, ये बनेगा T cos थीटा और हॉरिजॉन्टली इसका बनेगा T sin थीटा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं दोनों को कौन कौन बैलेंस कर रहा है। ये नीचे mg बैलेंस हो रहा है, तो इस केस में हम लोग फिर से लेकर आते हैं यहाँ पे T cos थीटा किसके इक्वल है? mg के इक्वल है, और T sin थीटा ओपोजिंग फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स के इक्वल है। यानी इस केस में हमारा जो tan थीटा बन जाता है वो हो जाता है F बाई mg, यानी T sin थीटा बाई T cos थीटा हो जाएगा F बाई mg। ठीक है, तो हम लोग फोर्स को लिख सकते हैं क्या? mg tan थीटा। साथ ही अगर हम लोग इस ट्राइंगल में वो देखें, ये अगर कुछ इस तरह से है, यहाँ पर ये थीटा है और ये L डिस्टेंस था और ये x/2 था। ठीक है,
इस वाले ट्राइंगल में, ये मिडिल वाले ट्राइंगल में। tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी x/2 डिवाइड बाई l, यानी ये हो जाता है x/2l। ठीक है, अब इस tan थीटा को हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं f इक्वल टू mg, tan थीटा की जगह पे x/2l यानी x/2l। अब यहाँ पे हम लोग f का जो वैल्यू है वो हम लोग पुट कर लेंगे। f हो जाता है रिपल्सिव फोर्स के लिए हो जाता है k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे d की जगह पे हम लोग x ले रहे हैं, तो KQ बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू mgx डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ l। इसको हम लोग q स्क्वायर के लिए देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू mg बाई 2kl इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब के इक्वल। ठीक है, अब इसको हम लोग अंडर रूट ले लेते हैं, तो q हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा mg बाई 2kl टू द पावर 1/2 और x टू द पावर 3/2 अंडर रूट एक्स क्यूब करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब ये जो पूरा टर्म है, इस टर्म को हम लोग अगर एक कांस्टेंट से ले रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, ठीक है, इस पूरे के पूरे कांस्टेंट टर्म को एक कांस्टेंट c से हम लोग डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो हमारे पास आ जाता है, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं q इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स टू द पावर 3/2। ठीक है, अगर अब इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dq बाई dt ये आ जाता है c 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 dx बाई dt। हमें v फाइंड करना है, तो हमें v मिलने वाला dx बाई dt से। ठीक है, तो वो dx बाई dt को आगे कर देते हैं, dx बाई dt इक्वल टू ये हो जाता है dq बाई dt, और सारा का सारा टर्म चला जाएगा डिवीजन में, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 3c x टू द पावर 1/2। ठीक है, यानी dx बाई dt क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, और एज इट इज़ dq बाई dt तो 2 टाइम्स ऑफ 3c, और ये हो जाएगा, अगर x टू द पावर 1/2 को ऊपर लेके जाए तो ये होता है x टू द पावर माइनस 1/2। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि v कैसे वैरी कर रहा है। क्वेश्चन में यही पूछा था, हमें क्या फाइंड करना है, देन v एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम कैसे वैरी कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे वैरी कर रहा है ये। तो ये जो v है, v इज़ वैरिंग कैसे, x टू द पावर माइनस 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, v इज़ वैरिंग एज अ माइनस 1/2 x। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वापस से चलते हैं अपने पैटर्न के पास। ठीक है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r कैरीज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा पर यूनिट एरिया। इट इज मेड ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल शेल्स हेल्ड टुगेदर बाय प्रेसिंग देम विद फोर्स F गिवन इन द फिगर। ठीक है, F इज प्रोपोर्शनल टू, हमें फाइंड करना है कि F किसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये एक यूनिफॉर्मली थिन चार्ज स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस r है, ठीक है, और पूरे पे एक यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा पर यूनिट एरिया इफ इट इज मेड ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल शेल्स। ठीक है, ये जो पूरा शेल था वो एक हेमिस्फेरिकल शेल से बना हुआ है, 2 जिसको एक साथ फोर्स से दबा कर रखा हुआ है। तो इसमें जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है वो है सिग्मा। हम लोग जानते हैं कि जो सिग्मा होता है, ठीक है, वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब एरिया किसका होगा, यहाँ पे एरिया इस हेमिस्फेरिकल शेल का होगा। ठीक है, क्यू तो क्यू ही रहेगा, और हेमिस्फेरिकल शेल के लिए क्या हो जाता है 2πr स्क्वायर। ठीक है, या दैट मीन्स सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई 2πr स्क्वायर, यानी हम लोग क्यू लिख सकते हैं, क्यू होता है सिग्मा इंटू 2πr स्क्वायर। तो इस केस में हमारा जो क्यू हो जाएगा वो सिग्मा इंटू 2πr स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना, फोर्स के लिए हम लोग फाइंड करेंगे F इक्वल्स टू होता है क्यू इंटू ई। ठीक है, क्यू इंटू ई। अब ये जो थिन स्फेरिकल शेल है, उस थिन स्फेरिकल शेल के लिए ई का वैल्यू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्यू का वैल्यू है सिग्मा 2πr स्क्वायर। ठीक है,
और साथ में ई, ये हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से, ठीक है। तो हम लोग ई की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है, सिग्मा और सिग्मा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके से जो आर था वो कैपिटल आर गिवन है, तो हम इस सबको चेंज कर लेते हैं। ये आर की जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर होगा, यहाँ भी कैपिटल आर स्क्वायर होगा और ये भी कैपिटल आर स्क्वायर होगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है लास्ट में, एफ इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू पाई। अब यहाँ पे पूछा है प्रोपोर्शनल टू, यानी किस में प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे पाई तो एक कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए। लेट रो आर इक्वल्स टू क्यू आर बाई पाई आर टू द पावर 4 बी द चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, टोटल चार्ज क्यू, ठीक है। तो एक हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, उसके ऊपर टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है क्यू, और उसका जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है वो गिवन है क्यू आर बाई पाई आर टू द पावर 4। फॉर अ पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमारे पास एक स्फीयर है, इसका जो रेडियस है वो है r, सेंटर से इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं, r एक रेडियस है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसके टोटल जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एक पॉजिटिव चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब स्फीयर फॉर द पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r1, मान लेते हैं ये कोई डिस्टेंस r1 है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है। इस जगह पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा, यानी इसके पॉइंट पे हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम लोग को निकालना है। ये गॉसियन सरफेस बन जाता है स्फेरिकल, ठीक है। इसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो इस केस में हम लोग ले लेते हैं गॉस लॉ से, देखते हैं ये हो जाता है ई डॉट डी एस, ठीक है, यानी टोटल सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू किसके लिए, इस चार्ज पे हम लोग लेते हैं, इस सरफेस पे कोई चार्ज क्यू होगा, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो रो आर है ये एनी डिस्टेंस आर के लिए है, ठीक है, तो यही रो R1 के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q टाइम्स R1 डिवाइडेड बाई पाई R टू दी पावर 4, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो रो होता है, ठीक है, रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो चार्ज कितना हो जाएगा, रो जो कि R1 के लिए है मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम किसका, फॉर डिस्टेंस R1, ठीक है, ठीक है। ये जो Q है यहाँ पे ये स्मॉल Q है, ठीक है, ये जो Q है वो क्या है, स्मॉल Q है, जिसकी हम लोग फाइंड कर रहे हैं Q, ठीक है, E डॉट डी एस, ठीक है। अब इस E डॉट डी एस के जगह पे इसका जो सरफेस इंटीग्रल है वो बन जाता है E इंटू डी एस, डी एस हो जाता है एरिया, यानी 4 पाई किसका R1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाता है इक्वल, इस Q की जगह पे हम लोग ये पुट कर लेंगे रो R1, यानी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लेते हैं, रो R1। अब रो R1 के जगह लिए हम लोग इसको ले लेते, हो जाता है Q टाइम्स R1 डिवाइडेड बाई पाई R टू दी पावर 4, और साथ में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, ठीक है। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें फाइंड करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये ई इसके इक्वल हो जाएगा, कैंसलिंग करके देख लेते हैं, यहाँ पे 4 पाई के साथ ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सो हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा Q इंटू R1 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई पाई R टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई R1 स्क्वायर, इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट Q टाइम्स R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R टू दी पावर 4, यानी हमारा जो E आ गया Q R1 स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट पाई R टू दी पावर 4, और साथ में ये हमारा ये 3 हर जगह छूट गया है, यहाँ पे हम लोग 3 भी
इंक्लूड कर लेते हैं। सो फाइनली हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है क्यू आर वन स्क्वायर बाई 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट पाई आर टू दी पावर 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी। A 2 microfarad capacitor is charged as shown in figure. The percentage of its stored energy dissipated after switch S is turned to the position 2. So इस क्वेश्चन में हमारा जो स्विच S है वो पोजीशन नंबर 1 पर है। तो पोजीशन नंबर 1 पे होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है वो सिर्फ इस लूप में हो पा रहा है। तो इसमें जो कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड का बस वही चार्ज हो पा रहा है। और जब ये चार्ज हो रहा है तो इस केस में इसका जो इनिशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है 1/CV² के फॉर्म में, ठीक है। और इस केस में जो C है वो 2 माइक्रोफैराड है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 फैराड। और साथ में जो V है वो नॉर्मल V है, V², ठीक है, ये जूल्स में आ जाएगा। साथ में ये हमारा हो जाएगा 2 × 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ V² 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। ये U इनिशियल है, इनिशियली U हमारा इतना है। साथ में यहाँ पे एक चार्ज डेवलप हो रहा था QI, ठीक है, Q इनिशियल। हम लोग Q इनिशियल भी अगर फाइंड करते हैं तो ये होता है CV के इक्वल, CV Q इक्वल टू CV। C कितना है 2 माइक्रोफैराड है, 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। और V कितना आ रहा है, V है V के इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाता है 2V × 10⁻⁻6 कूलॉम। अब सेकेंड केस में जब हम लोग स्विच 2 को ऑन कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही स्विच 2 ऑन होता है अब इसमें क्या होता है कि अब ये लूप इनिशिएट हो जाता है। इस लूप में अब हमारे पास 2 कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्टेड नज़र आते हैं, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। अब ये दोनों क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। जब ये पैरेलली कनेक्टेड है यानी ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। C = C1 + C2 यानी 2 + 8 हमारा जो टोटल इन द फाइनल केस हमारा जो C टोटल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके हो जाएगा 2 + 8 यानी 10 माइक्रोफैराड, यानी 10 × 10⁻⁻6 माइक्रोफैराड, सॉरी 10.6 फैराड। C टोटल हो गया। अब इस केस में हमारा जो वोल्टेज बन रहा होगा, ठीक है, ऑन ईच, क्योंकि अब इन दोनों में तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यही जो Q था अब इन दोनों पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो फॉर ईच, ठीक है, सो फॉर ईच कैपेसिटर जो वोल्टेज आएगा वो हम लोग ले लेते हैं Q/C, ठीक है। Q इनिशियल बाई C, हमारा Q इनिशियल कितना था 2, यानी Q इनिशियल बाई C टोटल, नीचे हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस बन रहा है। Q इनिशियल था हमारा 2 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कूलॉम डिवाइड बाई C टोटल कितना आ रहा है 10 × 10⁻⁻6। इसको हम जब कैंसिल आउट कर लेते हैं 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5, यानी V/5। वो जो V फाइनल आ रहा है वो कितना आ रहा है V/5 वोल्ट्स, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल एनर्जी आएगा U फाइनल हाफ CT, अब यहाँ पे टोटल T आ जाएगा और साथ में V फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 CT जो था वो था 10 × 10⁻⁻6 फैराड। V फाइनल था V/5 यानी हो जाएगा V²/5², दैट मीन्स 25, ठीक है। हम यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं, ये 5 टाइम्स और ये 5 से 5 टाइम्स, तो ये आ जाता है V²/5 × 10⁻⁻6 जूल्स। तो स्टोर एनर्जी जो डिसिपेशन है वो हो जाएगा U स्टोर्ड डिसिपेशन, U फाइनल माइनस U इनिशियल डिवाइडेड बाय U इनिशियल, यानी U इनिशियल हमारा ज़्यादा था तो हम लोग पहले U इनिशियल को पहले ले लेंगे। इनिशियल हमारा ज़्यादा था तो U इनिशियल डिवाइडेड बाय U फाइनल माइनस U फाइनल डिवाइड बाय U इनिशियल, ये हो जाता है U इनिशियल था V² × 10⁻⁻6 माइनस U फाइनल है V²/5 × 10⁻⁻6
डिवाइडेड बाई यू इनिशियल हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इसको सॉल्व कर 10⁻⁻6 को कॉमन लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे बचेगा क्या, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 5 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 5v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये 5 नीचे चला आएगा तो ये हो जाता है 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5v स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारे पास u निकल कर आ गया 4/5 जूल, यानी अगर परसेंटेज में देखते हैं, ठीक है, परसेंटेज डिसिपेशन ये हो जाता है 4/5 मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, और 4/5 कितना होता है 20 इंटू 4 हो जाता है 80%। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 80%। For the circuit shown in figure, which of the following statement is true? With S1 closed, V1 equal to 15 वोल्ट और V2 इक्वल टू 20 वोल्ट। इसको हम लोग देख लेते हैं वन बाई वन। तो अगर हम जब S1 को क्लोज करेंगे, अगर S1 को क्लोज करेंगे तो V1 15 वोल्ट हो जाएगा और V2 20 वोल्ट हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि ये स्विच ओपन ही रह गया तो ये जो V1 है वो उतना ही रहेगा, सेम 30 वोल्ट ही रहेगा, और V2 भी उतना ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, क्योंकि सर्किट कनेक्टेड नहीं है। तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड पे आते हैं, इफ़ विथ S3 क्लोज्ड V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 25 वोल्ट। अगर S3 को क्लोज कर दे तो V1 और V2 सेम हो जाएगा 25 वोल्ट। ये भी गलत हो जाता है क्योंकि स्टिल डिसकनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा वोल्टेजेस में। विथ S1 एंड S2 क्लोज V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 0। अगर S1 और S2 को क्लोज कर दे तो V1 और V2 दोनों ही 0 हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि स्टिल ये S3 से ये डिसकनेक्टेड ही है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर S1 और S3 को अगर कनेक्ट कर दे, ठीक है, S1 S3 इज क्लोज्ड तो V1 इक्वल टू 30 वोल्ट और V2 इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक है, अगर S1 और S3 कनेक्टेड है तो V1 इक्वल टू 30 वोल्ट है और V2 इक्वल टू 20 वोल्ट है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब तो सही आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, इसमें से इज आर यानी मोर देन वन भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम उसमें देखते हैं। पहला, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज एज r to the power -2.5 इंस्टेड ऑफ -r स्क्वायर, देन द गॉस लॉ विल बी स्टिल वैलिड। नहीं, ये नहीं होता है। अगर गॉस लॉ है, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, ये कभी भी E इज प्रोपोर्शनल टू r to the power 2.5 इस फॉर्म में कभी भी नहीं रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। द गॉस लॉ कैन बी यूज टू कैलकुलेट द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू का कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, इसके अराउंड जो भी फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, इसका एक गॉसियन सरफेस बनेगा और इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है, अंदर जो भी नेट चार्ज होगा क्यू नेट, वो कितना होगा, वो ज़ीरो होगा। अगर क्यू नेट ज़ीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा। तो इस केस में गॉस लॉ वर्क नहीं करेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज ज़ीरो समवेयर when the sign of two charges is same। ठीक है, if the electric field between two point charges, अगर कोई 2 point charges है, ठीक है, अगर 2 point charges हम ले लेते हैं at some distance, if the electric field between 2 point charges is zero somewhere, ठीक है, कहीं पे ज़ीरो जाता है, then two of the charges is same। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर somewhere मान लेते हैं किसी पॉइंट पे अगर ये दो चार्जेस है, दोनों ही सेम है, ठीक है, यानी दोनों में रिपल्शन है और इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है किसी सम पॉइंट पे, ठीक है, एट सम पॉइंट माने तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। द वर्क डन, पहले सबको क्लियर कर लेते हैं। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बाय द एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे ये मार्क करने की चीज़ है, बाय द एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, बाय द एक्सटर्नल फोर्स एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ए से लेके बी तक ले जाया जा रहा है बाय द एक्सटर्नल फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। पॉइंट ए पोटेंशियल टू पॉइंट बी ऑफ पोटेंशियल वी बी, इसका पोटेंशियल वी ए है, इसका पोटेंशियल वी बी है, जो गिवन है वी बी माइनस वी ए, ठीक है, जो कि गलत है। अगर बाय द एक्सटर्नल फोर्स है, अगर बाय द एक्सटर्नल फोर्स है एफ एक्सटर्नल, ठीक है, वर्क डन बाय द एफ एक्सटर्नल, तो इस केस में, ठीक है, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, इस केस में क्या होता है, वी बी माइनस वी ए होता है, सॉरी वी ए माइनस वी बी होता है, ठीक है। अगर इन केस अगर यहाँ पे गिवन होता अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इफ वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स होता तब ये होता वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो मैं सही ओनली ऑप्शन जो सही बच रहा है वह है ऑप्शन नंबर सी। The electrostatic potential inside a charged spherical ball is given by phi equal to AR square plus B, where R is the distance from the center, AB are the constant, then the charge density inside the ball is. So यहाँ पे given है हमारे पास phi, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। phi को हम लोग फ्लक्स से भी डिनोट करते हैं, लेकिन इस केस में यहाँ जो phi है वो पोटेंशियल है, ठीक है, तो हम लोग इसको पोटेंशियल मानकर ही चलेंगे। तो phi क्या पोटेंशियल है, जिसका वैल्यू गिवन है AR स्क्वायर प्लस B, और इस किसके साथ वैरी कर रहा है, आर के साथ वैरी कर रहा है। यानी अगर हम लोग इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालें, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि होता है माइनस डी फाई बाई डी आर, ठीक है, माइनस डी फाई बाई डी आर। तो इस केस में माइनस डी फाई बाई डी आर क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर प्लस बी, बी का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा, तो बचता है सिर्फ ए आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा माइनस ऑफ टू ए आर, यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया 2AR के इक्वल। अब हमारे पास गिवन है कि एक जो स्फेरिकल बॉल है, जो स्फेरिकल बॉल है इसके अंदर में चाहिए, ठीक है, इनसाइड में चाहिए, यानी इनसाइड में कितना है चार्ज, तो उसके लिए हम लोग क्या लेना होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी वी रो, ये क्या हो जाता है क्यू बाई वॉल्यूम के इक्वल हो जाता है। तो हम क्या क्या फाइंड करना होगा, क्यू फाइंड करना होगा और वॉल्यूम पता है, ठीक है। तो हम पहले क्यू के लिए आते हैं, तो इसमें हम पहले गॉस लॉ से डिडक्ट करते हैं क्यू को, ठीक है। गॉस लॉ मेरे को पता है ई डॉट डी एस इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी क्यू इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस। तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल देख लेते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल हमें पता है कि स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए ई का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हम लोग ने निकाला है, ई का वैल्यू माइनस टू ए आर निकाला, तो ई हो जाएगा माइनस टू ए आर के इक्वल, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस हो जाएगा एस के इक्वल, और एस इसका हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, अगर इसका रेडियस आर है तो आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। सो इस केस में हमारा जो क्यू निकल कर आ जाता है वो हो जाता है 4 इंटू 2 हो जाता है -8 ए एप्सिलॉन नॉट पाई इंटू आर क्यूब, ठीक है, क्यू आ गया। तो डायरेक्टली हम लोग रो में पुट कर देते हैं, रो इक्वल हो जाता है क्यू बाई वी, तो क्यू है -8 ए एप्सिलॉन नॉट पाई आर क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जो कैंसिल होता है उसको हम लोग हटा लेते हैं, आर क्यूब कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 4 से ये 2 टाइम्स, अगर 3 को ऊपर लेके जाते हैं तो 3 इंटू 2 6 हो जाता है। तो फाइनली जो रो होता है -6 ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, -6 ए एप्सिलॉन नॉट आता है। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, -6 ए एप्सिलॉन नॉट। An electric charge plus q moves with velocity v in an electromagnetic field given by E or B, the y component of the force, यानी हमें सिर्फ क्या चाहिए, y component of the force experienced by plus q। सबसे पहले हमारे पास v भी गिवन है, e भी गिवन है, b भी गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना, फोर्स। हम फॉर्मूला पे आ जाते हैं, हम जानते हैं फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब भी हो तो आप लोग लॉरेंट फोर्स यूज़ करते हैं, जो कि होता है Q इंटू ई, ठीक है, प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के लिए। दोनों को ऐड कर लेते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पहले हम लोग वी क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं कितना होता है। पहले हम लोग वी क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं, वी क्रॉस बी, ठीक है। ये हो जाएगा आई जे के। चेक कर लेते हैं वी और बी कितना है। वी है 3 4 और 1, और यहाँ पर बी है 1 1 और -3, 3 4 1 और 1 1 -3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 4 और 1, और यहाँ पे है 1 1 -3। इसको सॉल्व करते हैं। आई के लिए आ जाता है 4 इंटू -3 -12 और -1 -13, फिर माइनस जे के लिए हो जाता है 3 इंटू 3 -9 और -1 -10, प्लस के लिए आ जाता है 3 -4 -1, ठीक है। ये हो जाएगा -13i प्लस 10j माइनस के, ठीक है। ये होता है वी क्रॉस बी। तो इसको हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाता है Q और E का वैल्यू है 3i प्लस जे प्लस 2k, फिर से यहाँ पे प्लस Q, और V क्रॉस B का वैल्यू था -13i प्लस 10j माइनस के, ठीक है। इन दोनों में से Q को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है 3 और -13, ये हो जाता है -10i प्लस 10j और प्लस j, ये हो जाता है प्लस 11j, और साथ में 2k और माइनस के हो जाता है प्लस k कैप, ठीक है। ये हमारा फोर्स का वैल्यू निकल के आ जाता है Q इंटू -10i प्लस 11j प्लस के। अब हमें फाइंड करना है सिर्फ y कंपोनेंट के लिए, तो y कंपोनेंट हमें मिलता है j कैप में, तो f वेक्टर y के केस में क्या हो जाता है 11j इंटू q, ठीक है। अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें fy तो ये हो जाता है 11q, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 11q। A charge q is enclosed by Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward electric flux will. So इस केस में हमारे पास एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, जिसका रेडियस r था, और इसमें जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है वो कितना है q। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड q है अगर इसका रेडियस r है। अगर इसका सरफेस का रेडियस अगर हम लोग डबल कर दे, ठीक है, इस r के जगह पे अगर इसका रेडियस हम लोग 2r कर दे, ठीक है, 2 टाइम्स r कर दे, फिर भी इसमें इसका जो नेट चार्ज इंक्लोज बाय सरफेस है वो q ही रहेगा, ठीक है। तो q में कोई चेंज नहीं हो रहा है, रेडियस r हो या 2r हो। हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी q इनक्लोज्ड, टोटल q इनक्लोज्ड। तो q इनक्लोज्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा रेडियस के चेंज होने से, सो जो फ्लक्स है, जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो भी चेंज नहीं होगा, यानी सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिमेन्स द सेम। A parallel plate condenser has a uniform electric field E in the space between the plates. If the distance between the plates is d and the area of each plate is a meter square, the energy in joules stored in the condenser. तो इसको डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला से यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, ठीक है, इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d है, और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E वर्क कर रहा है इस प्लेट से इस प्लेट तक, और दोनों ही प्लेट का जो एरिया है वो a है, a मीटर स्क्वायर। E फाइंड करना है, सो E हो जाता है हाफ c v स्क्वायर, ठीक है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में जो c होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इफ़ देयर इज़ नो डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो v हो जाता है, v इक्वल टू हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब इन दोनों ही वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये स्टोर्ड एनर्जी है, इसके लिए हम लोग E की जगह पे हम लोग U लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है स्टोर्ड एनर्जी U, ये हो जाता है हाफ, और C हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और साथ में V की जगह पे, V स्क्वायर की जगह पे E स्क्वायर D स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई D स्क्वायर। कैंसिल आउट करेंगे, D से एक D को कैंसिल कर देंगे, तो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A
ई स्क्वायर इंटू डी, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा चैप्टर वाइज सीरीज़ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा था वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो बने रहिए हमारे साथ, कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।